तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है, जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण, उसके बाद पढ़ेंगे अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है। हम जानते हैं कि सभी के सभी जो जंतु होते हैं वह विषमपोषी या फिर परपोषी होते हैं, ठीक है। चाहे परपोषी बोल लीजिए या फिर विषमपोषी, क्यों? क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वह अपने भोजन के लिए किसी न किसी अन्य जीव या फिर पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। यानी सभी के सभी जो जंतु होते हैं वह विषमपोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए वह किसी न किसी पेड़ पौधे पर या फिर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार से जंतुओं को उनके भोजन ग्रहण करने के आदत के अनुसार 3 भागों में बांटा गया, 3 वर्गों में विभाजित किया गया। यानी सभी जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया, कितने वर्गों में? 3। या तो वह शाकाहारी होंगे या फिर मांसाहारी हो सकते हैं या फिर सर्वाहारी, ठीक है। यानी सभी के सभी जो जंतु है, जो भी जानवर हैं, उनको 3 हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं? यानी ऐसे जंतु जो अपना भोजन केवल पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? शाकाहारी। जैसे हम कह दिए कि चूहा हो गया, खरगोश हो गया, बकरी हो गई, ठीक, गाय भैंस, ये सब क्या हो गए? शाकाहारी, ठीक। और दूसरा होता है मांसाहारी, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन, ठीक, यानी किसी दूसरे जीवों को मार करके, यानी दूसरे जीवों के मांस द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग कौन सी? मांसाहारी। जैसे शेर हो गया, गिद्ध हो गया, चीता हो गया, ठीक है, लोमड़ी हो गया, ये सब कैसे जीव होते हैं? मांसाहारी जीव होते हैं, अब ठीक है। और तीसरा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सर्वाहारी, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या मांस द्वारा भी प्राप्त करते हैं और पेड़ पौधों द्वारा भी प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग कौन सी? सर्वाहारी, ठीक है। सर्वाहारी में सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? मनुष्य। मनुष्य देखिए मांस भी खाता है और पेड़ पौधों को भी खाता है, ठीक। और कौवा भी हो गया, कौवा भी क्या होता है? सर्वाहारी, ठीक है। काकरोच भी क्या होता है? सर्वाहारी। तो इस तरह से हम लोग देख लिए जंतु कितने वर्गों में विभाजित किया गया जंतुओं को, ठीक। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना कि जंतुओं में पोषण होता कैसे आखिर में, ठीक है। जंतुओं में पोषण कैसे होता है, जंतुओं में पोषण के कितने चरण होते हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। तो कोई भी जंतु हो ना, उस जंतु के अंदर यदि पोषण होगा तो कई चरणों में होगा, वो टोटल 5 चरणों में होता है। यानी कोई भी जानवर है उसके अंदर पोषण की क्रिया जो होगी वो टोटल 5 चरणों में होती है। पोषण क्या होता है हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पोषण के कितने चरण होते हैं जानवरों में, यानी जंतुओं में। तो जंतुओं में पोषण के कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं, ठीक। पहले वाले को बोलते हैं हम लोग अंतर्ग्रहण, ठीक। पहला हो गया अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, ठीक। चौथा होता है स्वांगीकरण और 5वां होता है बहिक्षेपण, ठीक। अब इन 5 चरणों को हम लोग को विस्तार से पढ़ना, ठीक। कोई भी जानवर हो, कोई भी जंतु हो, चाहे हम ही लोग हो, चाहे कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बकरी कोई भी हो ना, उसके अंदर यदि पोषण होगा तो कितने चरणों में होगा? 5 चरणों में होगा। ये 5 चरण जो बताए हैं आप लोग को, अभी पढ़ेंगे भी विस्तार से, इस सबके अंदर सेम होगा, यानी यही 5 चरण होगा तो होगा कोई भी जानवर, ठीक है। पहला चरण क्या होता है? अंतर्ग्रहण, ठीक। देखिए आप बोर्ड पर लिख भी दिए हैं, बस समझा देते हैं अंतर्ग्रहण। अब अंतर्ग्रहण क्या होता है? यानी अंतर्ग्रहण करने का कहने का मतलब भोजन को अपने अंदर ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण, ठीक है। तो जंतु जो है जिस विधि से, यानी जिस विधि से भोजन को ग्रहण करते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम लोग कौन सी? अंतर्ग्रहण, ठीक। अब मान लीजिए हम लोग मनुष्य हैं, तो हम लोग भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? मुख के द्वारा, यानी हाथ से उठा करके मुख के अंदर उसको ले जाकर रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग का देखें अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? मुख द्वारा होता है। कोई जरूरी नहीं कि सभी जीवों में अंतर्ग्रहण एक ही विधि से हो, नहीं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे अमीबा में पोषण, तो अमीबा के अंदर तो कोई मुख होता ही नहीं है, वो कहीं से भी भोजन को ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि सबके अंदर अंतर्ग्रहण जो है वो एक ही तरीके से हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहला चरण का हो गया अंतर्ग्रहण, यानी जब भोजन को ग्रहण करते हैं जिस विधि से, उसको क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। दूसरा चरण होता है जिसको बोलते हैं पाचन। अब बताइए भोजन को जब ग्रहण कर लिए, अब भोजन को तो पचाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब भोजन क्या होता है? भोजन जो होता है वो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, ठीक ना, वो कैसा रहता है? जटिल कार्बनिक यौगिक। अब वो जो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है ना, उनको हमारी कोशिकाएं देखिए उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे ऊर्जा बनाने के लिए, पहले उसको छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक में तोड़ना पड़ेगा, यानी छोटे छोटे खाद्य पदार्थों के रूप में तोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये कैसे टूटेगा? जब भोजन का पाचन होगा
तब, ठीक। तो पाचन का परिभाषा लिखेंगे, ठीक ना, यानी जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? पाचन। अभी पाचन किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में अनेक प्रकार के क्या एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को पचाने का काम करते हैं, यानी भोजन को जो जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ है उसको सरल कार्बनिक खाद्य पदार्थ में बदल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? पाचन, ठीक है। तो दूसरा चरण क्या हो गया? पाचन। पहला हो गया अंतर्ग्रहण, दूसरा हो गया कौन सी? पाचन। अब बताइए, भोजन तो पच गया, अब भोजन देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया? टूट गया। अब भोजन को क्या करना है ना, जब पाचन हो जाएगा तब उसको अवशोषित करेगा हमारा शरीर। हमारा शरीर अब अवशोषित कैसे करेगा? यानी हम जानते हैं जब हमारे मतलब पेट के छोटे आते में जब भोजन का एकदम पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, आगे पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है। अब वहाँ से क्या होता है, यानी जब कार्बनिक यौगिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, यानी जो खाद्य पदार्थ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं ना, अब वो देखिए वहाँ से अवशोषित होकर के हमारी छोटी आंतों के द्वारा अवशोषित होकर के वो ब्लड में मिला दिए जाते हैं। कहाँ पर? ब्लड या रुधिर में विसरित कर दिए जाते हैं, यानी मिला दिए जाते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? अवशोषण। अब वो ब्लड में मिला करके कहाँ जाता है? ब्लड से होते 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 वो हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं तक चला जाता है। जो कुछ भी हम लोग खाए पिए रहते हैं पहले उसका क्या करते हैं हम लोग? अंतर्ग्रहण करते हैं। दूसरा क्या होता है? पाचन होता है। अब पाचन में क्या होता है? जो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है सरल में बदल करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, पाचन हो गया। अब इसको क्या किया जाता है? ब्लड में मिला करके पूरे कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। इसको बोलते हैं कौन सी? अवशोषण। क्या बोलते हैं इसको? अवशोषण, ठीक ना। चलिए अवशोषण हो गया। अब अगला हो हेडिंग को मतलब अगला चरण क्या है? स्वांगीकरण। अब बताइए, जो मतलब ग्लूकोज हमारे पूरे बॉडी में पहुंच गया है, यानी जो सरल कार्बनिक यौगिक पच के हमारे पूरे बॉडी में पहुंच गया, प्रत्येक कोशिका के पास पहुंच गया है। अब वो कोशिका क्या करेगा? उस ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करेगा, यानी ऊर्जा बनाएगा, यानी अपने अंदर जीवद्रव्य का भी निर्माण करेगा। अच्छा बताइए, कोशिका के अंदर जीवद्रव्य भरा रहता है। अब जीवद्रव्य का निर्माण जब होगा, जब जीवद्रव्य में वृद्धि होगा तो शरीर में भी क्या होगा? वृद्धि होगा। और साथ ही साथ क्या करता? उसी, ठीक ना, सरल कार्बनिक यौगिक यानी जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज बोलेंगे आगे, ठीक ना, उसी ग्लूकोज का प्रयोग करके वो क्या करता है? ऊर्जा भी बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? स्वांगीकरण। यानी हम लोग इसमें लिखेंगे कि अवशोषित भोजन का, ठीक ना, अवशोषित भोजन का कोशिका द्वारा जीवद्रव्य के निर्माण में, ठीक ना, तथा ऊर्जा के निर्माण में प्रयोग करना ही क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण, ठीक ना। यानी जो कुछ भी हम लोग भोजन किए तो अवशोषण के बाद हमारी कोशिका में गया था, उस भोजन से वो क्या करेगा? जीवद्रव्य का भी निर्माण करेगा, ठीक है, साथ ही साथ ऊर्जा भी प्राप्त करेगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण बोलते हैं। अच्छा, हम जो कुछ भी खाते हैं कोई जरूरी नहीं पूरा का पूरा ही पच जाए, कुछ अपच भोजन भी बच जाता है, यानी जो पचता नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अपच पदार्थ, ठीक है। अब बताइए बहिक्षेपण किसे कहेंगे? यानी शरीर से अपच पदार्थ को, यानी हमारे शरीर में जितने भी भोजन करते समय जो कुछ भी खाए थे जो नहीं पचा उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है समय समय पर, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? कौन सी? बहिक्षेपण, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बहिक्षेपण। शरीर से क्या कर देना? अपच पदार्थों को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? बहिक्षेपण कहलाता है, ठीक है। तो यानी कोई भी जंतु कोई भी जानवर हो उसके अंदर यह पांचों चरण होंगे तो होंगे, ठीक। चाहे वह क्या हो, मतलब पहला होगा अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा क्या होता है? बहिक्षेपण। कितनो बड़ा जानवर हो या कितनो छोटा जानवर हो उसके अंदर ही पांच चरण होंगे तो होंगे, यदि उसके अंदर पोषण होगा तो, ठीक है। अब पोषण तो सबके अंदर होता है। अब चलिए एक एक करके एक आध उठो जानवर लेकर के तो पढ़ लेते हैं। जानवर एक छोटा सा जीव पहले लेकर के पढ़ेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं कौन सी? अमीबा। अब आगे देख लेते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। यदि अमीबा में पोषण होता तो बताइए ये पांच चरण उसके अंदर होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर पढ़ेंगे मानव में पोषण। मानव में पोषण पढ़ेंगे तो उसमें क्या चरण होंगे? पांच चरण होंगे तो होंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा करके आगे पढ़ लेते हैं हम लोग, अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, यानी अमीबा में पोषण के कितने चरण होते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, इसलिए अमीबा को एक कोशिकीय जीव बोला जाता है, ठीक। अमीबा में जो पोषण होता है वो प्राणी संभोजी विधि से होता है। प्राणी संभोजी में क्या होता है? कोई एक जीव दूसरे जीव को जान से मार के खा जाता है। उसी तरह अमीबा भी देख लीजिए, जब उसके अंदर पोषण होगा, उसको जब भोजन की
आवश्यकता पड़ेगी तो भी अपने आसपास स्थित यानी उसको जो कुछ भी कोई भी बैक्टीरिया मिल गया या फिर कोई भी शैवाल मिल गया उससे अपना भोजन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसलिए अमीबा के अंदर जो पोषण की क्रिया होती है वो प्राणी संभोजी विधि से होती है। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अब अमीबा जिस प्रकार से यानी जिस विधि से भोजन को ग्रहण करता है यानी भोजन को ग्रहण करता है उसको बोला जाता है फैगोसाइटाइसिस। ठीक है, यानी अमीबा जिस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है ना, जिस विधि से भोजन ग्रहण करता है उसको बोला जाता है फैगोसाइटाइसिस। ठीक है, फैगोसाइटाइसिस। ठीक, अब बताइए अब अमीबा भी एक जीव है। अब एक जीव है तो इसके अंदर भी कुछ पोषण के चरण होंगे, यानी कैसे कैसे पोषण होगा इसके भी क्या होंगे, कुछ न कुछ चरण होंगे। ठीक है, तो अमीबा के अंदर भी पोषण के 5 चरण होते हैं, यानी कोई भी जंतु रहेगा उसके अंदर पोषण के 5 चरण होंगे, तो अमीबा के अंदर भी कितना होंगे, पोषण के 5 चरण होंगे। कौन कौन से? वही पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, ठीक है, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा क्या होगा, बहिक्षेपण। ठीक ना। अब अमीबा एक जीव है तो उसके अंदर पोषण होगा तो कितने चरणों में होगा, 5 चरणों में होगा। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि अमीबा के अंदर अंतर्ग्रहण कैसे होता है, पाचन कैसे होगा, अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिक्षेपण कैसे कैसे होगा। ठीक है, आपके सामने देखिए अमीबा का एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अमीबा का फिगर कोई जरूरी नहीं ऐसा बनेगा। अमीबा का जो आकार होता है ना वो अनियमित होता है, उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। तो कैसे भी गोंज देंगे आप लोग समझ लीजिए क्या बन गया, अमीबा बन गया। ठीक है, अमीबा का फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अमीबा के बीच में देखिए इसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, इस केंद्रक हो गया, पूरा अमीबा हो गया। अमीबा के बाहर देखिए इसको कुछ भोजन दिखाई दे दिया, कुछ भोजन के कण दिखाई दे दिया। ये भोजन क्या हो सकता है, या फिर शैवाल हो सकते हैं या फिर कोई बैक्टीरिया इसको दिखाई दे दिया। अब इसको ग्रहण करना है तो कैसे करेगा। ठीक है, हम जानते हैं पहला चरण क्या होता है, अंतर्ग्रहण, यानी जंतुओं द्वारा भोजन को ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, अंतर्ग्रहण। अब बताइए इसके पास तो हाथ मुख है नहीं, हाथ है, हाथ से पकड़ के मुख में डाल लेगा, ठीक है, अंतर्ग्रहण हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसके पास देखिए कोई विशेष अंग अंतर्ग्रहण करने के लिए नहीं होता है, यानी मुख नहीं होता है, हाथ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये अंतर्ग्रहण कैसे करेगा, ये क्या करता है, जिधर इसको भोजन दिखाई दे देता है ना उधर क्या कर देता है, वो एक संरचना बनाने लगता है, यानी इस भोजन को ऐसे घेरने लगता है, यानी अपने शरीर का आकार बदल करके, ठीक है, यानी अपने शरीर के आकार में परिवर्तित करके ऐसा भोजन को चारों ओर से घेरने लगेगा, और जब भोजन को घेरने लगेगा ना इस तरह से एक प्याले नुमा संरचना बनेगा। इस प्याले नुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं कौन से, कूटपाद। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अमीबा होता है ना वो अपना भोजन देख लीजिए, यानी भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है ना वो किस विधि से करता है, ठीक, यानी जैसे करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कूटपाद, यानी कूटपाद वाला भोजन को क्या कर देता है, वो अंतर्ग्रहण कर देता है। अब देख लीजिए पहले भोजन के कण यहाँ दूर थे, अब इसको चारों ओर से घेरते देखिए चारों ओर से घेर लिया का अमीबा, देखिए इसको चारों ओर से क्या कर लिया, घेर लिया। ठीक है, अब यही देखिए इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सी, कूटपाद। देखिए यहाँ जो संरचना पूरा बना हुआ है इसी को बोलते हैं कूटपाद। अभी जो कूटपाद है ना ये ऐसे आपस में ऐसे आगे बढ़ते फिर मिल जाएगा, यानी आपस में मिल करके ना संलयित हो जाएगा। संलयित मतलब जुट जाएगा। देख लीजिए आगे से मिल करके फिर यानी जुट गया, यानी इस प्रकार से जुट गया कि भोजन देख लीजिए जो भोजन का कण बाहर था अब कहाँ आ गया, भोजन का कण अंदर आ गया। अब अंदर आ गया, अब इस तरह से जब आपस में आकर के जुट जाएगा तो यहाँ पर एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, खाद्य रिक्तिका मतलब ये होता है देखिए भोजन के कण को हम लोग खाद्य पदार्थ बोलते हैं। अब भोजन के कण के चारों ओर देखिए इसे खाली स्थान हो जाता है, इसी को बोलते हैं कौन सी, खाद्य रिक्तिका। ऐसी खाद्य रिक्तिका में कौन सी है, भोजन के कण, यानी जो भी भोजन है जो अमीबा भोजन ग्रहण कर रहा है वो देखिए इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो देख लीजिए आप पहला चरण का हो गया, यानी अंतर्ग्रहण का हो गया, यहाँ से खत्म। देखिए भोजन को क्या कर दिया, ग्रहण कर लिया का, यानी भोजन उसके अंदर आ गया। दूसरा प्रक्रिया का हो गया पाचन। अब बताइए अभी जो भोजन है भोजन को क्या करेगा, ये पाचन करेगा। ठीक है, भोजन का पाचन कैसे करेगा, अब इसके अंदर बताइए बहुत सारे एंजाइम पाए जाएंगे। अब ये एंजाइम देखिए क्या करेंगे, इस खाद्य रिक्तिका मिला करके छोड़ेगा, तो भोजन के कण इसको क्या करेगा, वो पचाएगा। जो भी एंजाइम इसके अंदर बनते हैं वो क्या करेंगे, वो एंजाइम क्या होगा, इसके खाद्य रिक्तिका में जब पहुंचेगा यहाँ पर भोजन के कण को क्या करेगा, वो पचा करके खत्म कर देगा भोजन का पाचन। देख लीजिए भोजन का पाचन भी कहाँ पर होने लगा, इसी खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन भी हो गया। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो खाद्य रिक्तिका है ना ये अमीबा का पेट है, पेट में ही तो भोजन का पाचन होता है। देख लिए ये खाद्य रिक्तिका
को क्या बोल सकते हैं, ये अमीबा के एक अस्थाई पेट है। कैसा पेट है, अस्थाई पेट है। अब यहाँ भोजन का पाचन क्या हो गया, खत्म। अच्छा बताइए, अब इसके अंदर कुछ ऐसा पदार्थ बचा होगा जो अपच होगा, जो पचा नहीं होगा। अब उसको शरीर से नहीं, अभी तो उसको उत्सर्जन तो बाद में होगा, उससे पहले देखिए पाचन तो हो गया। पाचन के बाद क्या होता है, स्वांगी अवशोषण। अवशोषण के बाद क्या होगा, स्वांगीकरण। देखिए यहाँ लिखे हैं, अंतर्ग्रहण हो गया, पाचन हो गया, फिर क्या हो गया, अवशोषण। कुछ नहीं, देख लीजिए। अब इसके अंदर अवशोषण के लिए देख लीजिए कोई विशेष मतलब तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए इसके अंदर रुधिर नहीं पाया जाता कि रुधिर रहेगा, रुधिर में मिल करके ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक ना। कुछ नहीं, देख लीजिए यहाँ पर देखिए जब भोजन का पाचन हो जाता है ना, ठीक ना, तो इसकी कोशिकाओं द्वारा देख लीजिए पचित भोजन को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, यानी अवशोषित करके इसके जीव द्रव्य में मिला दिया जाता है। यानी यहाँ पर जो भोजन का पाचन हो जाएगा उसको अवशोषित करके इसके जीव द्रव्य में मिला दिया जाता है, ठीक है। अब बताइए, जब जीव द्रव्य में मिल गया, अब उस पचित भोजन से ये अमीबा क्या करेगा, ऊर्जा बनाएगा। ऊर्जा बनाएगा, अब उस ऊर्जा का प्रयोग दो जगह करेगा, या तो ये अपने वृद्धि यानी विकास में करेगा, ठीक ना, यानी जो यहाँ से जो पचित भोजन इसको मिलेगा, ठीक है, उसका उपयोग दो स्थान पे करेगा। वो ऊर्जा बनाने में करेगा, उसको ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए, भोजन ग्रहण कर रहा है या फिर इधर उधर कहीं जाना रहेगा उसको, तो भोजन ऊर्जा चाहिए, तो उससे इस भोजन से ऊर्जा बना लेगा या फिर अपने शरीर का विकास कर लेगा, ठीक ना। अपने शरीर का विकास करके अपने शरीर को दो भागों में बांट देगा, तो दो अमीबा बन जाएगा, प्रजनन की क्रिया हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर प्रजनन की क्रिया विखंडन विधि से होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, यानी इसके अंदर क्या हो गया, अंतर्ग्रहण हो गया, पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, ऊर्जा बना ली गई, स्वांगीकरण हो गया, क्या हो गया, अंतिम वाला कौन सी बचा है, बहिक्षेपण। अब बहिक्षेपण कैसे होता है, अब यहाँ जो अपच पदार्थ बचा है, देखिए अपच पदार्थ बचा है, कहाँ अपच पदार्थ, अभी धीरे 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 देख लीजिए इसके किनारे की ओर आकर के यानी बहने लगेगा, यानी इसके सतह की ओर आकर के मतलब क्या होने लगेगा, बहने लगेगा। अब बह करके क्या होगा, धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके यहाँ पर बहिक्षेपण के लिए यानी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए इसके पास कोई विशेष अंग नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे मनुष्य में देख लीजिए क्या गुदा द्वार होता है ना, वहाँ से क्या होता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन अमीबा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो त्वचा के समीप आएगा, फिर वहाँ से कर दिया जाएगा, अमीबा द्वारा उसका उत्सर्जन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, यानी अमीबा में भी पोषण के कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। पहला कौन सी, अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा का हो गया बहिक्षेपण, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का कौन सी, अमीबा में भी क्या हो गया, पोषण खत्म हो गया, नहीं अमीबा में पोषण खत्म। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सी, मानव में पोषण कैसे होता है। यदि मानव में पोषण होता है तो मानव में भी कितने चरण होंगे, 5 चरण होंगे, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे।